नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर हो रहा है आज यानी कि 2 नवंबर 2020 को। इससे पहले वाला जो पेपर था शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध और नवाचार वाला, वो मैंने पेपर सॉल्यूशन करा दिया है। वो पिछला वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा दूसरा पेपर जो है आपका समावेशी शिक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र तृतीय सेमेस्टर 2020 जो है उसको हुआ था, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था आपका कि संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जो जन अधिकार है उसकी घोषणा जो है वो कब की थी। और 4 ऑप्शन भी दिए गए थे आपको। 14 दिसंबर 1974, 11 दिसंबर 1975, 12 दिसंबर 1974 या 9 दिसंबर 1975। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा की थी। मैं आपको पीडीएफ भी दिखाता हूं जहां पर ये लिखा हुआ है, तो ये आप पढ़ेंगे। निःशक्त जनों के अधिकार पर घोषणा पत्र के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिनांक 9 दिसंबर 1975 को स्वीकृत किया गया था। निःशक्त जनों के अधिकार के संदर्भ में लिखा है ये घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों के संरक्षण के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा थी। तो आपका यही वाला सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1975। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए लिपि जो है वो कौन सी होती है। ब्रेल लिपि होती है, हिंदी लिपि होती है, अंग्रेजी लिपि होती है, संस्कृत लिपि। तो आप सभी जानते हैं ब्रेल लिपि जो है वो होती है। इसमें जो चित्र होते हैं यानी कि जो भी कागज होता है उस पर उभरे हुए जो है वो पॉइंट रहते हैं, उनको स्पर्श करके ही जो है वो पढ़ते हैं दृष्टिबाधित जो भी छात्र हैं। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन सलमानकता किस वर्ष आयोजित किया गया। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको। 1994, 1993, 1995 या 1992 में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 1994 यानी कि 1994 को विशेष आवश्यकता विश्व सम्मेलन सलमानकता किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आपका 1994 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके संदर्भ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ। तो ये सलमानका जगह का नाम था। ये जो लिखा है सलमानकता, इसका एक्चुअल में नाम है सलामांका करके। इस टाइप से इसे बोला जाता है सलामांका करके। और ये आपका स्पेन के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? स्पेन के अंतर्गत आता है। 1994 में जो है आयोजित किया गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया था हकलाने के कारण क्या होते हैं। तो वंशानुक्रम होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार बच्चा जन्म से जो है वो हकलाता है। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, किसी बाहरी चोट से उसका हकलाना रीजन बन सकता है। तो आपका उपर्युक्त दोनों जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया। और 4 ऑप्शन दिए गए थे 1986, 1987, 1989 या 1988। प्रश्न आपके बिल्कुल कठिन रखे गए थे क्योंकि ये सब आपसे नॉर्मली प्रश्न जो है वो पूछे जाने के यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कौन सा चारों में सही होगा? आपका 1987 जो है वो सही होगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है इसको लाया गया था 1987 में। पर इसी के कुछ सालों बाद 1996 में मानसिक स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको देश के प्राथमिक स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसकी भी शुरुआत की गई थी। तो वो भी अलग से पूछा जाता है जिसको हम DMHP के नाम से जानते हैं, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1996। पर यहाँ पर आपका 1987 जो है आंसर बिल्कुल सही होगा। छठा प्रश्न है आपका टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है दृष्टिबाधित के लिए, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता या विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो 4 ऑप्शन में से दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता या विशिष्ट अधिगम अक्षमता में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, टेलर स्थानिक फ्रेम इसे हम कहते हैं, इसका यूज किया जाता है फिक्सेटर के रूप में। जैसे आपके कोई शरीर के अंग में हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया या कोई विकृति है तो उसको ठीक करने के लिए एक रिंग, पिन और स्टड्स एक प्रणाली होती है उसका यूज किया जाता है, जिससे कि जो हड्डी का टुकड़ा जैसे दो टूटे हैं तो इनको जोड़ने के लिए स्थिर रखा जा सके। इसीलिए आप देखते हैं प्लास्टर वगैरह होता है तो इस प्रकार से एक रॉड डाली जाती है। तो वही आपका टेलर फ्रेम होता है। दृष्टिबाधित तो कभी नहीं सही होगा, श्रवण बाधित कभी नहीं होगा, मानसिक मंदता भी नहीं होगा, विशिष्ट अधिगम अक्षमता आपका हो सकता है। देखिए, टेलर फ्रेम अब इन्होंने उसी सेंस से पूछा है तो बिल्कुल यही होगा। बाकी इसका कोई और इन्होंने सेंस निकाला है
तो हो सकता है कुछ और आंसर हो। मैं यहाँ पर अपने अनुसार जो मुझे सही लग रहा है, मेरी नॉलेज के अनुसार वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका विशिष्ट अधिगम अक्षमता सही हो जाएगा, मैंने बता भी दिया होता क्या है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है कि बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। विद्यालय से सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। परिवार से भी सीखते हैं। जब दो ऑप्शन सही हैं तो रुचि से तो सीखेंगे। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आत्मज्ञान होता है, आत्म स्वीकृति होता है, सामाजिक सामंजस्य होता है या सभी होता है। इसके संबंध में फास्ट रिवीजन में मैंने आपको डेफिनेशन परामर्श की बताई थी, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये परामर्श की देखिए, रूथ स्ट्रैंग की मैंने कहा था डेफिनेशन याद कर लीजिए। क्या इन्होंने बताया था, परामर्श का उद्देश्य ही इन्होंने बताया था आत्म परिचय या आत्मबोध। जब दो ऑप्शन यहाँ सही है तो यहाँ पर भी वापस लौटिए, आत्मज्ञान आत्म स्वीकृति दोनों होंगे, तो बाकी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गैर सरकारी संगठन जो कि अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं, उन्हें हम किस नाम से जो है वो जानते हैं। चार ऑप्शन दिए गए थे, SECRT के नाम से, NCERT के नाम से, ICET के नाम से या NGO के नाम से। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सबसे पहले तो NCERT काट सकते हैं, NCERT से तो कोई लेना देना नहीं है। ICET क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका एक तरीके से परीक्षा कराने का कार्य करता है। मेन यहां पर क्या होगा आंसर, एनजीओ आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत सी जगह आपने नाम भी सुना है, गैर सरकारी संगठन को ही तो हम एनजीओ के नाम से जानते हैं। और अभावग्रस्त बालक हो या अन्य किसी भी प्रकार के हेल्प की जब बात किया जाती है, उसके संदर्भ में, योजना के संदर्भ में बात की जाती है, तो वहां पर किसका नाम आता है, एनजीओ का नाम आता है। और एनजीओ की फुल फॉर्म भी होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही आपका मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। अगला देखते हैं, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या जो है वो कितनी है। तो चार ऑप्शन है, 10, 12, 14 या 15। ये अधिकतर प्रश्न इसके समय में पूछा जाता है, यानी कि कब आई थी। और यहाँ पर जो पूछा गया है संख्या, मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, पर 10 जो है यहाँ पर हो सकता है। बाकी आपने क्या लगाया है वो अवश्य कमेंट में जो है वो बताइएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, थांडाई, कोहलर, टिचनर या विनय। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, शायद ये प्रथम सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आया था विनय के संदर्भ में। तो अल्फ्रेड विनय जो है, इनको जो है वो माना जाता है। हाँ, यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आया था, मुझे याद आया, उसमें एक कारक सिद्धांत से संबंधित आया था। तब मैंने बताया था एक कारक जो है इन्होंने दिया था, द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया था। वो सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बताई थी। अगला है, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि जो है वो होती है 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120 या 90 से 110। सामान्य बालकों की पूछी है तो टर्मन के अनुसार बिल्कुल 90 से 110 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1999, 1988, 1998 या सन 2000। तो चार ऑप्शन में से पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1999। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार आगे भी जो भी पेपर हो तो मैं सबसे पहले आपको सॉल्यूशन जो है वो शीघ्र से अतिशीघ्र जो है वो दे सकूं। इसके साथ साथ जितने भी छात्र तृतीय सेमेस्टर के पेपर दे रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी तक वीडियो जो है वो पहुंच सके। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो कम से कम आप तक तो वीडियो पहुंचना ही चाहिए। साथ ही पेपर अगर आप भेजना चाहते हैं तो बालाजी स्टडी अड्डा फेसबुक पर सर्च करके आप मुझे पेपर भेज सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे मैंने एक नंबर भेजा था वहां पर भी भेज सकते हैं। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की बात करें तो राष्ट्रीय न्यास जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय जो है वो है। और ये 1999 के अधिनियम 44 के तहत इसकी स्थापना के संदर्भ में बताया गया। तो 1999 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। देहरादून में, सिकंदराबाद में, मुंबई में या नई दिल्ली में। इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए गए थे। तो देहरादून, सिकंदराबाद, मुंबई या नई दिल्ली में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन देहरादून आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न का जो लेवल था बहुत ही ज्यादा कठिन रखा गया था, ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर फेल करने के ही उद्देश्य से पेपर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न रखे गए हैं, मेन चीज क्या है, आपके कोर्स में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जा सकते, ये सब पूछे जाते हैं यूपी टेट, सुपर टेट के लेवल पर बिल्कुल पूछे जाते हैं, पर मेन चीज क्या है जो आपके कोर्स में है वो पूछनी चाहिए। अब राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण ये सारी चीजें पूछ रहे हैं और कोर्स में सब हलवा हलवा चीजें रखी हुई हैं,
तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं। तो दिव्यांग जन वाला आपका पहला वाला ऑप्शन देहरादून जो है वो सही हो जाएगा। अगला और लास्ट बहुविकल्पी आपका 15 है, व्हाइट कैन डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 8 अक्टूबर? तो चार ऑप्शन में बताना था आपको, 15 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 8 अक्टूबर में कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 अक्टूबर को व्हाइट कैन डे मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 1964 से जो है ये मनाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो तिथि है, आप कहेंगे उन लोगों को या उन लोगों की जो उपलब्धि है उनका जश्न मनाने के लिए निर्धारित की जाती है, जो कि अंधे या नेत्रहीन है और अंधेपन और स्वतंत्रता के उपकरण का महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में ये कह सकते हैं दिन मनाया जाता है। तो 15 में से कितने बहुविकल्पी आपके सही रहे? सभी लोग अपना आंसर यानी कि अपना जो स्कोर है कमेंट में बताइएगा। अति लघु में भी देख लेते हैं कुछ। वैसे अति लघु में सब लिखने वाले ही प्रश्न है। श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको फर्स्ट डिवीजन में बताया भी थे कि इनको रट लीजिएगा, हर साल यहाँ से प्रश्न आता है। प्रश्न कि कम बाधित बच्चे, मंद बाधित बच्चे, गंभीर बाधित बच्चे या पूर्ण गहन बाधित बच्चे। इस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि यहाँ से प्रश्न हर साल आता है। और डेसिबल स्तर, बाधिता परसेंट, ये भी मैंने कहा था। अगर आप इसको पूरा लिख देंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यही था आपका क्या? श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार। विशिष्ट अधिगम निषकता के प्रकार। तो ये सब थ्योरी बेस्ड ही है, सारी चीज़ें आप स्वयं से कर सकते हैं। पिछड़े बालक की विशेषता, समस्यात्मक बालक, बुद्धिलब्धि का मैंने आपको सूत्र कहा था, याद कर लीजिएगा। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, बाल अपराध रोकने के उपाय, अन्वेषण विधि की खोज। ये आपका वन लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? तो आर्म स्ट्रॉन्ग जो है इन्होंने की थी। आर्म स्ट्रॉन्ग ने जो है वो की थी। और ये आपका प्रश्न आप कह सकते हैं द्वितीय सेमेस्टर से पूछा गया था। मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि आपके पिछले या अगले सेमेस्टर से एक आधा प्रश्न पूछ लिया था। तो वहां पर अन्वेषण विधि जो है आपका, जो प्रकृतिवादी वाला चैप्टर है, प्रकृतिवादी प्रयोजनवादी, वहीं से प्रकृतिवादी में अन्वेषण विधि जो है आपका आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जानते हैं। और ह्यूरिस्टिक आपका एक ग्रीक शब्द होता है। किससे बना होता है? तो ह्यूरिस्को से बना होता है। अर्थ क्या होता है? तो मैं खोज करता हूँ, वो उसका अर्थ होता है। तो इसका कारण यानी कि इसके जो खोज है वो आर्मस्ट्रांग ने जो है वो की थी। अगला है कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? तो इसमें अलग अलग विधि होती है। आप बायोनिक्स लिख सकते थे, इसमें एक विधि आती है। 25 प्रश्न था। शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता का नाम लिखिए। तो वही सब थ्योरी बेस्ड है। समायोजन, परिष्करण में अंतर, शरीर के अंगों में असमन्वयित गति क्या कहलाती है, सहायक उपकरणों का निर्माण की प्रक्रिया का नाम, निषकता के प्रतिमान के नामों के नाम, आपका कक्षा कक्ष में श्रवण निषक्त बच्चों की पहचान कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें लिख सकते हैं। मेन बहुविकल्पी थे। लघु भी मैं आपको दिखा देता हूँ। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान स्पष्ट कीजिए। अस्थि बालक बालकों की समस्याएं बताइए। प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा द्वारा स्पष्ट कीजिए। बाल अपराध के प्रमुख कारण लिखिए। परामर्शदाता के गुण स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान शाला के प्रमुख कार्य बताइए। और थर्ड सेमेस्टर के जो भी आपके कल पेपर हैं सबका फास्ट रिवीजन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। यदि ना मिले तो कमेंट कीजिए इसी वीडियो में, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पर मैंने जितने भी मॉडल पेपर हैं उनकी पीडीएफ भेज दी थी कल, जब पेपर आपका स्टार्ट हुआ था उससे एक दिन पहले। और साथ ही सभी प्लेलिस्ट की लिंक भी भेज दी थी, वहां से भी आप देख सकते हैं। 38 प्रश्न है भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य। 39 है बौद्धिक निषक्त बच्चों हेतु संसाधन कक्ष गतिविधियों को लिखिए। और लास्ट प्रश्न था प्रमस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों के लिए थेरेपिक विधि को लिखिए। तो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। ओवरऑल आपका कैसा पेपर रहा कमेंट सेक्शन में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए दिन रात यहाँ मेहनत की जा रही, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। जितने आगे पेपर उनका सॉल्यूशन आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और सभी के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बस इतना कार्य कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके, सभी लोग अपना जो पेपर है वो चेक कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।